Hello everyone, how are you? Welcome to our channel. I hope you all are doing well. So in this lecture, we are taking up the discussion for amendments of CA Final Law November 2020 examination, and this is for both old as well as new syllabus, right? तो old syllabus वालों के लिए एक टिप कि आपको जो आपका सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स का अपडेट है ऑन द आईसीआर साइट, आप उसको एक बार चेक कर लेना. जो भी आपके अनकॉमन चैप्टर्स है, कॉमन वाले में जो जो अमेंडमेंट्स है वो यहाँ पे कवर हो ही रही है. अनकॉमन चैप्टर्स में कोई नया अमेंडमेंट नहीं है, बट स्टिल आप उसको एक बार रिव्यू करना. एंड उसके अंदर जो जो अमेंडमेंट्स दे रखी है, दे हैव एक्यूमुलेटेड आईसीआर एक्यूमुलेटेड 2018-19 सबकी अमेंडमेंट्स एक साथ, वो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. इट मस्ट बी अपडेटेड इन योर मटेरियल जहाँ से भी आपने पढ़ाई करी है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट था ओल्ड कोर्स वालों के लिए. सेकेंडली, बिफोर कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द वीडियो, प्लीज अंडरस्टैंड कि आई वॉन्टेड टू डिस्कस द MCQs ऑल्सो RTPs में जो आते हैं नए, बट आई डोंट थिंक नवंबर 2020 के लिए कोई नया RTP इशू होने वाला है, बिकॉज आना होता तो इट मस्ट हैव बीन अपलोडेड, इट मस्ट हैव गॉट अपलोडेड क्वाइट अर्लियर ओनली. तो आई डोंट थिंक वो आएगा. तो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स का एक अलग से अपडेट अवेलेबल है ICAI की साइट पे, हम उसी से पढ़ने वाले हैं. एंड दिस टाइम May 20 वाले भी जो ओरिजिनल थे, नवंबर 20 वाले भी, आपको लॉ का एक ओवरऑल एक आइडिया होगा दैट व्हाट एग्जैक्टली चैप्टर्स में क्या क्या बातें लिखी है. बिकॉज अमेंडमेंट्स को बिना ये समझे कि एक्चुअल में पहले क्या था और क्या अमेंड हुआ है, तो उसके बिना ना वो आपको वो मज़ा नहीं आएगा. जस्ट टू अपडेट द मटेरियल. सो आई थॉट दिस वॉज द राइट टाइम to give you the lecture for this amendments. तो अब जब भी आप इसको पढ़ोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई कि वी विल डिस्कस इट इन मैक्स टू मैक्स 80 to 90 minutes मैक्स. वी विल ट्राई टू सबमिट अप उससे पहले ही. एंड हाईली एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ने वाले हैं. सो जस्ट एक स्ट्रक्चर ऑफ वीडियो में आपको बता रहा हूँ टू अंडरस्टैंड. मैं इसके अंदर एक PDF यूज़ करने वाला हूँ, एंड दिस PDF कंसिस्ट ऑफ बोथ द ICAI अपडेट, जो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स का ICAI के ऊपर अपडेट आ चुका है फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल कि वो देखने के बाद ही हम एक बार अमेंडमेंट देखें, या फिर अमेंडमेंट के बाद दे टेंड टू रिव्यू इट. तो वो पार्ट मुझे अवॉइड करवाना था, तो मैंने वो भी यहाँ पे यूज़ कर लिया है. एंड जहाँ जहाँ ज़रूरत लगी, ऑलमोस्ट वैसे तो हर जगह, आई हैव एडेड हैंड रिटन नोट्स कि आपको वो समिंग अप में ईजीनेस आए. एंड बाकी जो सारा का सारा, जैसे कुछ एक सेक्शन 188 के रिस्पेक्ट में, तो पूरा का पूरा 188 आई हैव नॉट रिप्रोड्यूस्ड बिकॉज दैट इज नॉट नीडेड एट दिस स्टेज. अब आपको 188 पता है क्योंकि अब ऑब्वियसली वी आर 1.5 months अप्रोक्सीमेटली अवे फ्रॉम द एग्जाम्स, तो आपको पता है 188 में क्या है. अब यू विल बी एबल टू एक्जैक्टली आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड व्हाट द अमेंडमेंट इज. ठीक है, तो अब आपको इसमें आइडिया लग जाएगा कि एक्जैक्टली अमेंडमेंट क्या है. ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में जितनी आपको जरूरत होगी वो आई हैव हैंड रिटन मैनर में आई हैव एडेड इट एडिक्वेटली. सो दिस कंसिस्ट ऑफ बोथ द ICAI अपडेट प्लस माई हैंड रिटन नोट्स, एंड इसका PDF की लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, राइट. तो वो आप कर सकते हो. बिफोर एग्जाम्स भी अमेंडमेंट्स को एक बार देखना जरूरी है जब आप फाइनल रिविजन करोगे, बिकॉज अमेंडमेंट्स में से जो पार्ट्स होते हैं दैट कैन बी टेस्टेड वेरी वेल इन द एग्जाम. प्लस आप May 20 की अमेंडमेंट्स भी देख के जाना, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स की अमेंडमेंट यू शुड रिव्यू इट. और वो सारे वीडियोस जो पुराने अमेंडमेंट्स के लिंक्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट. सो बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, स्ट्रक्चर आई होप इट इज क्लियर. लेट्स स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स. देखो, so period we are covering it is till 30th April 2020. First, appointment and qualification of directors. The company's appointment and qualification of directors, 5th amendment rules notified by MCA by notification this dated 22nd October with effect from 1st December 2019. This amended rule is to further amend the company's appointment and qualification of director rules 2014. तो ये वाले rules amend हुए हैं. किसके लिए amend हुए? For rule 6 the following rule shall be substituted. तो ये जो हमारे amendment rules आए dated 22nd October with effect from 1st December, उन्होंने क्या किया है? रूल 6 को जो है वो सब्सटीट्यूट किया. व्हाट इज रूल 6? रूल 6 टॉक्स अबाउट द कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड बाय पर्सन एलिजिबल एंड विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर बनना चाहता है तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ कंप्लायंसेस के बारे में जो रूल 6 है दैट हैज बीन सब्सटीट्यूटेड. न्यू रूल 6 इज हियर बाय रिप्रोड्यूस्ड. तो देखो, every individual who has been appointed as an independent director अगर कोई अपॉइंट हो रखा है on the date of commencement की डेट क्या है? 1st December 2019 of these 5th amendment rules shall within a period of 3 months. ध्यान से देखना, पहले जो 3 months ही था उसको काट के मैंने 5 किया हुआ है और उसको काट के मैंने 7 किया गया है, 7 करा हुआ है. ये क्यों किया गया आपको अपने आप आगे समझ आ जाएगा. अभी आप 3 months पढ़ के चलो. फ्रॉम सच कमेंसमेंट मतलब फर्स्ट पार्ट वो क्या कह रहा है, एक बंदा है वो दैट पर्सन इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन 1st December 2019, राइट. और हु इंटेंड्स टू गेट अपॉइंटेड, इन जनों को क्या करना है हम आगे पढ़ेंगे. सो सेकेंड पार्ट है
बी क्लॉज है हु इंटेंड्स टू गेट अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अ कंपनी आफ्टर सच कमेंसमेंट, मतलब 1 दिसंबर 19 को मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हूं लेकिन आफ्टर 1 दिसंबर में बनने वाला हूं, शैल बिफोर सच अपॉइंटमेंट से पहले कुछ करना है, अप्लाई ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट कौन सा ये भी अब आगे पढ़ेंगे, फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, 5 year और लाइफ टाइम, and from time to time take steps as specified in sub-rule 2 till he continues to hold the office of an independent director in any company। तो सीधी बात क्या की जा रही है, 1 दिसंबर 2019 को इफ़ यू आर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देन यू नीड टू अप्लाई टू द इंस्टीट्यूट, वो जो इंस्टीट्यूट के रिस्पेक्ट में, डेटा बैंक के रिस्पेक्ट में आपको अप्लाई करना है, एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट अपॉइंटेड आफ्टर, इफ यू आर विलिंग टू गेट अपॉइंटेड, इफ यू आर गोइंग टू गेट अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आफ्टर 1 दिसंबर 2019, तो ये काम आपको आपके अपॉइंटमेंट से पहले करना है। ठीक है, ये टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, अभी के लिए आप 3 मंथ्स लेके चलो, आपको आगे अपने आप समझ आ जाएगा। हिंट दे देता हूँ कि ये 3 मंथ्स 5 मंथ्स हो गया था, 5 मंथ्स 7 मंथ्स हो गया था, बट फॉर्मली हम आगे एक बार पढ़ लेंगे। तो इफ द पर्सन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन 1 दिसंबर 19 बट विल बी अपॉइंटेड आफ्टर 1 दिसंबर 19, तो उसको अपॉइंटमेंट से पहले अपना ऑनलाइन अप्लाई करना है टू द इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक। और ये एप्लीकेशन कितने टाइम पीरियड की जाएगी, या तो 1 साल या तो 5 साल या तो लाइफ टाइम। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया एप्लीकेशन पीरियड विल बी इधर 1 year और 5 years और लाइफ टाइम, प्रोवाइडेड दैट एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एनी इंडिविजुअल नॉट हैविंग डिन, मेरे पास डिन नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, मैं स्टिल वॉलंटरली जाके अप्लाई कर सकता हूँ कि भाई मेरा नाम डेटा बैंक में लगवा दो, कल को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनूंगा तो मेरे को इस चीज़ की टेंशन तब लेनी नहीं पड़ेगी, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हमारे प्रोविजंस क्लियर है कि हमें इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है डिपेंडिंग ऑन वेदर आई एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन 1 दिसंबर 2019 और नॉट। टाइम पीरियड कितना होगा मेरा एप्लीकेशन का, 1 साल, 5 साल या लाइफ टाइम। एवरी इंडिविजुअल हुज नेम हैज बीन सो इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल। अगर 1 साल का फाइल किया तो 1 साल खत्म होने के टाइम, 5 साल का फाइल किया तो 5 साल खत्म होने के टाइम, लाइफ टाइम का अगर कर दिया तो कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वो लाइफ टाइम मेरा चलता रहेगा। फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 और 5 और लाइफ टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अप टू विच द इंडिविजुअल नेम वॉज applied for inclusion in the data bank, failing which the name shall stand removed from the data bank of the institute. So if I have filed my application for 1 year, then within 30 days of the expiry of 1 year, or if I have filed the application for 5 years, then within 30 days of the expiry of 5 years, lifetime में ये केस नहीं आएगा। तो इसके बाद मुझे नया एप्लीकेशन फाइल करना है, मतलब नया मतलब रिन्यूअल, मुझे वो एक्सटेंड करना है पीरियड, रिन्यूअल का एप्लीकेशन फाइल करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। अगर ऐसा नहीं किया तो माय नेम शैल बी रिमूव फ्रॉम द डेटा बैंक। तो देख लो, रिन्यूअल एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ द एक्सपायरी, इफ नॉट द नेम शैल बी रिमूव्ड। Provided that no application for renewal shall be filed for an individual who has paid lifetime fees for inclusion in the data bank। तो उस टाइम अगर आपने लाइफ टाइम के हिसाब से फीस पे कर दी तो हम लाइफ टाइम चलता रहेगा, फिर आपको थोड़ी ना कोई रिन्यूअल की एप्लीकेशन फाइल करनी है, दैट इज वेरी ऑब्वियस। Every independent director shall submit a declaration of compliance of sub-rule 1 and sub-rule 2 each time he submits the declaration required under subsection 7 of 149। अब आपको लगेगा कि 149 सबसेक्शन 7 क्या है, इट हैज बीन रिप्रोड्यूस्ड इन हैंड रिटन मैनर। सबसेक्शन 7 में बोला जाता है दैट एवरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब वो बंदा पार्टिसिपेट करता है, एंड देयर आफ्टर एंड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर और व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन सर्कमस्टांसेस व्हिच में अफेक्ट हिज स्टेटस एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये जो भी ऐसी चीज़ों में आपकी जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आएगी, या तो जब मैं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पार्टिसिपेट करता हूँ, या एवरी फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, या फिर कोई भी चेंज इन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं मेरे विच में अफेक्ट माई स्टेटस एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उस मीटिंग में जो भी मुझे सबसेक्शन 7 में डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो उसी डिस्क्लोजर में मुझे लिखना पड़ता था कि दैट ही मतलब द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीट्स द इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया एज पर सबसेक्शन 6। जो सारी क्राइटेरिया दिया हुआ है दैट इज एज पर सबसेक्शन 6, तो उसका कंप्लायंस का सर्टिफिकेट मुझे सबसेक्शन 7 में देना पड़ता है। तो उसमें अब मैं ये भी बताऊंगा कि सब रूल 1 एंड सब रूल 2 ऊपर 6 का, तो ये मैंने कंप्लाई कर रखा है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दिस जो भी मेरा केस बनता है वो मैंने कंप्लाई कर रखा है, राइट। नेक्स्ट, एवरी इंडिविजुअल हुज नेम इज सो इंक्लूडेड, every individual whose name is so included in the data bank under sub rule 1 shall pass an online proficiency self assessment test conducted by the institute within a period of 1 year from the date of inclusion of his name in the data bank, failing which आपका नाम
हिज नेम शैल बी रिमूव फ्रॉम द डेटा बैंक ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो नाम डलने के बाद विद इन 1 ईयर मुझे एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेना ही लेना है और उसको पास करना है। पासिंग मार्क्स होते हैं 60%, ध्यान रख लेना, आगे आएगा, राइट। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, पास एग्जाम विद इन 1 ईयर। अब हो सकता है कोई बहुत ही एक्सपीरियंस डायरेक्टर हो। अब एक्सपीरियंस मतलब वी हैव टू डिफाइन दैट एक्सपीरियंस, तो वो अब 10 साल का एक्सपीरियंस डिफाइन करा गया है। 10 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ स्पेसिफाइड कंपनीज में हो तो भैया आप तो यार बहुत एक्सपीरियंस हो, प्लीज आपसे हम टेस्ट नहीं लेंगे, राइट। सो प्रोवाइडेड दैट द इंडिविजुअल हु हैज सर्व फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 10 years एज ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन in his data bank as director or KMP in listed public company or unlisted public company having paid up share capital of 10 crore or more shall not be required, आप तो बहुत एक्सपीरियंस वाले हो, shall not be required to pass the online proficiency self assessment test। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, पहले पढ़ लेते हैं इसको भी, मैं आपको फिर इसको हैंड रिटन मैनर में जो लिखा है वो बताता हूँ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 10 years रेफर्ड टू इन द फर्स्ट प्रोविजो एनी पीरियड ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल वॉज एक्टिंग एज अ डायरेक्टर और KMP इन 2 or more companies at the same time shall be counted only once। लेट्स से कि मैं 2 कंपनीज के अंदर KMP या फिर डायरेक्टर की मेरे को पोजीशन दी हुई है, तो मैं 2 कंपनीज के अंदर हूँ, लेट्स से 3 साल के लिए, 3 साल का कॉमन पीरियड है, देन इट विल नॉट बी काउंटेड एज 6, इट विल बी काउंटेड एज 3 ओनली। वेरी लॉजिकल, बिकॉज हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बात कर रहे एक्सपीरियंस कितनी कंपनीज में है, राइट। सो इसको देखते हैं हैंड रिटन मैनर में। एग्जेम्पशन फॉर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, एग्जेम्पशन फ्रॉम टेस्ट फॉर एक्सपीरियंस पीपल। कौन एक्सपीरियंस क्या है? मिनिमम 10 years एक्सपीरियंस ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन। किस में? लिस्टेड पब्लिक कंपनीज में या फिर ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन इक्वल टू 10 करोड़। ये मैंने एक और ऐड किया हुआ है, वो आगे अमेंडमेंट में था, वो मैंने यही ऐड कर दिया है। इसके अंदर एक प्रोविजो, एक जो ये वाला एक्सपीरियंस है ये ऐड करा गया है, दैट इफ देयर इज एनी बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसे कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, इसके अंदर भी अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 10 साल के लिए वो गिन लेंगे, राइट। ओके, तो ये जो 2 और मोर कंपनीज एट द सेम टाइम वाला तो आपको क्लियर है। एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे इंस्टीट्यूट मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट माने सर। आई डोंट थिंक ये इतना कुछ आएगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, कुछ MCQ में छोटा मोटा डाल दिया। तो द इंस्टीट्यूट मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट माने सर, ठीक है। ये हो गया आपको नोटिफाइड अंडर सेक्शन 150 जो डेटा बैंक का सेक्शन है, एज द इंस्टीट्यूट फॉर द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस, ये ठीक है। एनी इंडिविजुअल हु हैज ऑब्टेन्ड नॉट लेस देन 60%, मिनिमम 60% का जो है आपको अपने को पासिंग क्राइटेरिया चाहिए, तो अपने CA एग्जाम से ज़्यादा है, ठीक है। तो इन द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट शैल बी डीम्ड टू बी हैव पास सच टेस्ट। तो 60% लाओगे तो आपकी पासिंग मानी जाएगी। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहो, अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, राइट। तो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर है। ये था हमारा रूल नंबर 6। Now let's come to next, the company's appointment and qualification director amendment rules 2020 28 दिसंबर के डेटेड है। इसके अंदर इन्होंने फर्दर रूल 6 चेंज किया है, कुछ भी नहीं है ये, फर्दर रूल 6 चेंज किया है। फर्दर रूल 6 हैज बीन चेंज्ड। अब मैंने आपको बताया था 3 से 5, ये रहा 3, ये रहा 3 से 5, ठीक है। और मैं इसके साथ साथ आपको आगे बता ही देता हूँ, ये 5 से 7 हो चुका है, 5 से 7 हो चुका है। नाउ काइंड अटेंशन फॉर ऑल दोज हु आर गिविंग May 21 और November 21, उनके लिए ये 10 महीने हो चुका है। November 20 वालों के लिए ये 7 महीने है, फाइनल ध्यान रखना। बट स्टूडेंट्स जो है वो May 21 और November 21 के कोई अटेम्प्ट के भी अगर अभी देख रहे हो तो वो मार्क कर लेना बस, ठीक है। बाकी मैंने इसके अंदर कहीं स्टेट नहीं करा है, ओके। नेक्स्ट अमेंडमेंट, ये आपको समझ आ गया कि 5 से 7 हो चुका है, 3 से 5, 5 से 7। तो आई थिंक दिस विल मेक सेंस नाउ। जो मैंने मार्क करके दिया हुआ है ये आपका फाइनल 7 मंथ्स है November 20 के लिए। नेक्स्ट, इन द सब रूल 4 मैंने आपको बताया था कि वो एक्सपीरियंस के लिए एक नाम ऐड हुआ है। सो बेसिकली नाउ 3 जगह आपको एक्सपीरियंस आपका काउंट कर लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट्स लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये देख लो, सब रूल 4 में पहले ये था जो ऊपर दे रखा है, अब जो सब्स्टिट्यूशन करा है उसके अंदर ये ऐड किया गया है, बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये एक एडिशन है बस। अब इन्होंने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए ये बता रखा है, ये आप छोड़ सकते हो, दिस इज जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये अमेंडमेंट्स हुई है। अब इन द सेकेंड प्रोविजो फॉर द वर्ड कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। ये कुछ नहीं है, वो जो हमने सेकेंड प्रोविजो यहाँ पे पढ़ा था फॉर एग्जामिनेशन,
आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इन 2 और मोर, जब हमने वो किया था कि कॉमन टाइम में देर आर 3 years जहाँ पे मैंने 2 कंपनीज में एज ए डायरेक्टर सर्व किया, तो इट शुड बी काउंटेड एट वंस इन 2 और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट्स। क्यों? क्योंकि मैंने ये बॉडी कॉर्पोरेट ऐड कर लिया है, तो उसका एक कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट मैंने थियोरिटिकल है ये पूरा का पूरा, ये उसके लिए ऐड कर दिया कि कंपनी से बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। तो ये भी कोई एज सच कोई बहुत बड़ी अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट था, दिस इज ऑल्सो डन, ये भी आपका क्लियर है। नाउ अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सनल के रिस्पेक्ट में आ जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 20 ऑनवर्ड्स के लिए 2 चेंजेस है। ये हमने हमारी अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सन के लेक्चर में भी अपडेट कर दिया था। अगर किसी ने वो वीडियो देख ली है तो आपको ये अमेंडमेंट नहीं लगेगी। सी रूल 8A टॉक्स अबाउट किन किन कंपनीज को होल टाइम CS लगाना है, विच आर ऑब्वियसली नॉट कवर्ड अंडर रूल 8, बिकॉज रूल 8 के अंदर होल टाइम KMP के अंदर CS ऑलरेडी इज कवर्ड। सो वो कंपनीज में देर इज अ चेंज। तो आपको क्या पढ़ना है, एवरी प्राइवेट कंपनी विच हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, एवरी प्राइवेट कंपनी विच हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर। इससे पहले था एवरी कंपनी जिसका 5 करोड़, तो आपके मटेरियल में इसको चेंज कर लेना। रूल 8A इज क्लियर। रूल 9 टॉक्स अबाउट द सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट विच इज लिंक टू सेक्शन नंबर 204। इससे पहले अमेंडमेंट बता देता हूँ, अमेंडमेंट से पहले 2 ही क्लॉज एग्जिस्ट करते थे विद रिस्पेक्ट टू बोथ, विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक कंपनी टर्नओवर 250 CR और मोर, पेड अप शेयर कैपिटल 50 CR और मोर। अब एक नया एक क्लॉज अमेंड मतलब ऐड हुआ है, अमेंड नहीं हुआ है, ऐड हुआ है। तो नया क्लॉज क्या ऐड हुआ है, एवरी कंपनी, ध्यान रख लेना, एवरी कंपनी, इसको अच्छे से मार्क कर लेना, प्राइवेट या पब्लिक बोथ, हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स from banks or PFI public financial institution of 100 crore or more. So every company outstanding loans borrowings from banks PFI more than equal to 100 करोड़। तो ये चीज़ बस बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, ये ऐड हुआ है। पुराने वाले A and B क्लॉज विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक कंपनी ऑफ टर्नओवर 250 करोड़ और मोर, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर आर सेम, देयर इज नो चेंज। ये चीज़ आपको ऑब्वियसली कब देखनी है, एज पर द लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ कमिंग टू द चैप्टर ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, देयर इज एन अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 188। 188 के रिस्पेक्ट में एक लिंकिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू रूल नंबर 15, जो मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स विद अ रिलेटेड पार्टी। तो उसके अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन तो आपको चाहिए ही चाहिए होता है, लेकिन कुछ लिमिट्स अगर ब्रीच हो जाती है, कुछ लिमिट्स आपकी अगर ब्रीच हो जाती है, देन यू रिक्वायर रिजोल्यूशन बाय द मेंबर्स ऑल्सो, ठीक है। तो मेंबर्स का रिजोल्यूशन भी आपको रिक्वायर्ड होता है। तो देखो पहले मैं आपको बताता हूँ उसमें लॉ क्या था। इन रूल 15 इन सब रूल 3 क्लॉज A क्या लिखा गया था, इन सब क्लॉसेस 1 and 2 द वर्ड्स और ₹100 करोड़ विच आर इज लोअर, ये अब ओमिट हो चुका है। तो लेकिन इससे हमें हमारी बात हमें जो है अच्छे से समझ नहीं आएगी कि एग्जैक्टली अमेंडमेंट क्या है। तो समझो सेल परचेज, ये मैंने पूरा पूरा रिप्रोड्यूस कर दिया वो वाला पार्ट। सेल परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट, मतलब या तो मैं डायरेक्टली करूँ या तो मैं एजेंट के थ्रू करूँ, अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी एज मेंशन इन क्लॉज A and E रिस्पेक्टिवली ऑफ 188 सबसेक्शन 1। ए बात करता है बेसिकली गुड्स एंड मटेरियल के रिस्पेक्ट में, ई बात करता है आपका एजेंट। एजेंट आपका सबके लिए कवर्ड है, गुड्स मटेरियल सर्विसेज सबके लिए। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि अब आपको रिजोल्यूशन, मेंबर्स के रिजोल्यूशन की तरफ इफ यू नीड टू गो और नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन सर्टन लिमिट्स। तो वो पर्टिकुलर गुड्स के रिस्पेक्ट में वो लिमिट पार हो रही है नहीं हो रही है। वो लिमिट पहले क्या होती थी, अमाउंटिंग टू 10% और मोर और ₹100 करोड़ विच आर इज लोअर। तो आपका काम आसान हो गया है, आपको ये लर्न नहीं करना है ₹100 करोड़ और मोर, आपको सिर्फ और सिर्फ ये लर्न करना है अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द टर्न ओवर ऑफ द कंपनी, बस इतना लर्न करना है। ये अगर ब्रीच हो जाती है, यू नीड टू गो फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स। अब नेक्स्ट सेलिंग, अब देखो ये वाला जो पार्ट था आपका सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2, ये दोनों के लिए था। तो सेकंड वाला भी एक बार पढ़ लेते हैं। सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एन एजेंट अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। अब इसके अंदर भी आपका था और ₹100 करोड़, वो भी अब हट गया, वो भी अब हट गया। तो आपको सिर्फ लर्न क्या करना है, प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में 10% ऑफ नेटवर्क, ऊपर गुड्स मटेरियल के रिस्पेक्ट में 10% ऑफ टर्नओवर। ये पार होते ही रिजोल्यूशन चाहिए मेंबर्स का। तो देख लो ये आपका ओमिट हो गया एज मेंशन इन B एंड E। B बात करता है आपका प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, E एजेंट तो वो कॉमन है, राइट। नेक्स्ट
इन्होंने बोला है इन रूल 15 सब रूल 3 क्लॉज ए इन सब क्लॉज 3, अब ये 3 हम पढ़ेंगे, फॉर द वर्ड्स अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द नेटवर्थ और 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर। ये सब इन्होंने क्या बोल दिया, किसके लिए बोला है, क्लॉज सी के रिस्पेक्ट में। ये जो सी वाला है वो बात करता है लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर लिमिट्स चेक करने के लिए 3 चीजें चेक करनी पड़ती थी। अब आपको उसकी जगह क्या लर्न करना है, अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, बस। बाकी की जो दोनों चीजें थी विद रिस्पेक्ट टू 100 करोड़ एंड नेटवर्थ, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब सिर्फ टर्नओवर वाली बात आपको लर्न करके रखनी है, राइट। तो क्लॉज सी के रिस्पेक्ट में वो लीजिंग, ठीक है। तो इसके अंदर आपका एजेंट का रिलेशन नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है ये बाइंग सेलिंग वाला है, ठीक है। ये लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, ये बाइंग सेलिंग है। और फोर्थ के रिस्पेक्ट में देख लो, द वर्ड्स 50 करोड़ है और विच आर इज लोअर, ये आपका हट गया है, क्यों, आपका एक ही अमाउंट रह गया। देख लो, अवेलिंग और रेंटिंग ऑफ एनी सर्विसेज या तो डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंट अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, बस। तो अगर आप इसको एक ओवरऑल बेसिस पे लर्न करना चाहोगे, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड से सोचना, जो ये वाला पार्ट है फोर्थ एंड फर्स्ट, मतलब गुड्स मटेरियल एंड सर्विसेज, उसके रिस्पेक्ट में देयर इज 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, ठीक है। प्रॉपर्टी वाला जो है वो 10% ऑफ नेटवर्थ है। प्रॉपर्टी बाय सेल 10% है। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी में मेरे को ध्यान रखना है 10% ऑफ द टर्नओवर लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ये वाला आपका, तो 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी एज मेंशन्ड इन क्लॉज सी, राइट। तो आई डोंट थिंक इसमें अब आपको कोई डाउट रहेगा। इसमें पहले 3 चीज़ें हुआ करती थी लीजिंग के लिए, वो 3 चीज़ें हट गई है। अब सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर का 10% ही आपको चेक करना है। सो लिमिट्स हैव बीन सिंप्लीफाइड, लिमिट्स हैव बीन डिलीटेड। तो आपको लर्निंग के लिए अब ये ईजी हो जाएगा। पहले अक्सर बच्चे ये छोड़ के जाते थे कि ये सारा कुछ एग्जैक्ट लर्न होएगा नहीं, 2-3 कर लेते हैं, एमसीक्यू वगैरह में देख लेंगे। नाउ दिस कैन नॉट बी लेफ्ट, बहुत अच्छे से लर्न किया जा सकता है। तो इफेक्टिवली आई एम जस्ट क्विकली रिवाइजिंग कि ये लिमिट्स अगर ब्रीच हो जाती है, यू नीड टू गो फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। बोर्ड रिजोल्यूशन वगैरह तो हमें चाहिए ही चाहिए, ओके। तो ये आपका रेलिवेंट पार्ट यहाँ पे रिप्रोड्यूस्ड है ताकि आपको लिंक लग जाए, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूल 4, ये है कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। उसमें जो रूल 4 था, इट टॉक्ड अबाउट सर्टेन मैटर्स विच कैन नॉट बी डेल्ट विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अप्रूवल ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ऐसी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट आइटम्स थे। आप अपने मटेरियल, आई एम होपिंग कि आप अपना मटेरियल साथ में लेके बैठे हो, तभी अपडेट कर रहे हो, तो यू कैन जस्ट क्विकली रिव्यू अगर आपको लिस्ट नहीं याद आ रही तो उन आइटम्स के रिस्पेक्ट में बोला गया था कि दीज आइटम्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड, मीटिंग में ये वाले आइटम्स नहीं डिस्कस किए जा सकते बाय वीसी वीडियो, आपका वीडियो कॉल या ऑडियो विजुअल मीन्स से रिस्पेक्ट में। लेकिन कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ द करंट पैंडेमिक, जो का कोविड-19 के जो भी इम्पैक्ट्स है, जिसके अंदर वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल मीन से सारा काम हो रहा है, फिजिकली मिलना, फेस टू फेस मिलना, इट इज़ थोड़ा सा मुश्किल इस टाइम। तो ये आपको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में अभी डिस्कस करूंगा, आपको अलाउ कर दिया है वो वाले मैटर्स रूल 4 के कि आप ऑडियो विजुअल मीन्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लो, फिजिकली मत मिलो। ये पीरियड क्या है, 19 मार्च 2020 से 30 जून 2020। इसको मैं फिर भी पढ़वा देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बने। वाइड नोटिफिकेशन दिस फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ द कंपनीज मीटिंग फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन दिस द रूल 4 रीनंबर्ड, ये छोड़ दो, सीधा इस पे आ जाओ, सीधा ये रीड करते हैं। फॉर द पीरियड बिगनिंग फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर अमेंडमेंट रूल्स। ये कमेंसमेंट कब हुआ है, 19 मार्च 2020, ये ऊपर वाली डेट ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 19 मार्च 2020 से एंड एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2020। द मीटिंग्स रेफर्ड ऑन मैटर्स इन सब रूल 1, जो पहले अकेला सब रूल 4 था वो सब रूल 1 बन चुका है। तो उसके अंदर वो जो मैटर्स दे रखे थे, अर्लियर वी यूज्ड टू से दैट दीज कैन नॉट बी कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स, बट अब हम आपको कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ द करंट सिचुएशन वी आर अलाउइंग इट, राइट। तो लेकिन 19 मार्च से 30 जून तक मे बी हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन अकॉर्डेंस विद रूल 3। रूल 3 आपका ऑडियो विजुअल मीन्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रिस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें ध्यान रख के चलना है वो बताता है, राइट। सो ड्यू टू कोविड वी हैव सम रिलैक्स्ड प्रोविजंस। अब स्टूडेंट्स हु आर गिविंग May 21 या November 21 अटेम्प्ट, मतलब आफ्टर November 20 वालों के लिए नहीं बता रहा, भूल जाओ ये वाली चीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ। November 20 के बाद वालों के लिए ध्यान रखना, ये 30 जून 30 सितंबर है, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड है कि बढ़ भी जाए, ठीक है। अभी भी कोई सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल, तो वो हो सकता है बढ़ भी जाए, बट November 20 वालों 30 जून 2020, ओके। नेक्स्ट
गवर्नमेंट कंपनी के रिस्पेक्ट में सेक्शन नंबर 188 का सब सेक्शन नंबर 188 का सब सेक्शन 1 का फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो, आपको याद पूछोगे कि फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो क्या है। फर्स्ट प्रोविजो टॉक्स अबाउट सर्टेन लिमिट्स, जिसके रिस्पेक्ट में आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपनी का बाय रिजोल्यूशन, एंड जो हमने अभी लिमिट्स वगैरह भी ऊपर जहाँ पढ़ी उसी के रिस्पेक्ट में है ये। तो आपके कुछ सर्टेन लिमिट्स अगर पार हो जाती है तो आपको कंपनी का मेंबर से आपको रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा। एंड सेकंड प्रोविजो में ये बताया जाता है कि नो मेंबर शैल वोट इफ ही इज अ रिलेटेड पार्टी। तो अगर रिलेटेड पार्टी है तो एज ए मेंबर वोट नहीं कर सकता। ये जो दोनों प्रोविजंस है ये आपके कुछ गवर्नमेंट कंपनीज पे नहीं लगते थे। किन गवर्नमेंट कंपनीज पे नहीं लगते थे, इसका स्कोप जो है वो हल्का सा बढ़ाया गया है। लेट्स सी, पहले समझते क्या था। गवर्नमेंट कंपनी, अब मुझे पता है कि ये जो एप्लीकेबिलिटीज है नॉन एप्लीकेबिलिटीज में सारी की सारी बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन ये आपको ज़रूर करके जानी है, ये आपको ज़रूर करके जानी है। और गवर्नमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स एंटर्ड इनटू इट बाय विद एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी। तो एक गवर्नमेंट कंपनी इज एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद अनदर गवर्नमेंट कंपनी। तो इसके अंदर एडिशन क्या गया है, देखो, अ गवर्नमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स एंटर्ड इनटू बाय इट विद एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी, और इसके आगे एडिशन है, इसके आगे एडिशन है, और विद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ। तो एडिशन क्या किया है, गवर्नमेंट कंपनीज एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद गवर्नमेंट कंपनी, पहले भी तो एडिशन हुआ विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी कॉम्बिनेशन, राइट। बाकी ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली सेम है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब निधि कंपनीज के रिस्पेक्ट में आपके लास्ट अटेम्प्ट के लिए May 20 के लिए देयर वर सम मेजर अमेंडमेंट्स, जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा 406 और उसके रूल्स को ही पूरा का पूरा रीडिफाइन किया था, जिसमें हमने फॉर्म NDH-4 की डिक्लेरेशन के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट अब डिक्लेयर करेगी निधिस को, वो सारी चीज़ें पड़ी थी। तो वो आई होप वो आपको क्लियर थी। उसी के रिस्पेक्ट में वी आर डिस्कसिंग दिस अमेंडमेंट। तो देखो यहाँ पे तो उन्होंने इतना सा लिख दिया, इन रूल 23A फॉर द वर्ड 6 months 9 months शैल बी सब्सटीट्यूटेड, एंड आपको जो ऊपर हमने रूल 23A बोला है उसको रीड करना अलॉन्ग विथ फर्स्ट प्रोविजो टू रूल 23B। सर इससे कुछ समझ आएगा नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड क्या हुआ है। रूल 23A टॉक्स अबाउट कंप्लायंस विद रूल 3A बाय सर्टन निधिस। तो आपको जो आपका रिकग्निशन दिलवाना पड़ता है उसके रिस्पेक्ट में वो रूल, आपको रूल 3A का कंप्लायंस करना पड़ेगा। दिस इज टॉक्ड बाय रूल 23A। अब रूल 23A में क्या लिखा हुआ था, रूल 2B मैं एग्जैक्टली क्या कहता है रूल 2B मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। देखो मैंने ये भी आपको रिप्रोड्यूस कर दिया ये वाला पार्ट। रूल 2 का जो B है इट टॉक्स अबाउट एवरी कंपनी फंक्शनिंग ऑन द लाइंस ऑफ अ निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट, बट या तो उसने अभी तक अप्लाई नहीं करा है और अप्लाई करा है लेकिन इट इज अवेटिंग टू बी डिक्लेयर्ड, इट इज अवेटिंग द नोटिफिकेशन टू बी ए निधि और म्यूचुअल बेनिफिट अंडर 620 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ये 1956 पुराने के रिस्पेक्ट में है। 1956 के रिस्पेक्ट में मैंने अभी तक अप्लाई नहीं करा है नोटिफिकेशन के लिए, या फिर मैंने अप्लाई कर रखा है लेकिन आई एम अवेटेड। तो ऐसी कंपनीज एंड एवरी निधि इनकॉर्पोरेटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट रूल्स 2019, इनकी कमेंसमेंट हुई थी 15 अगस्त से। तो जो भी 15 अगस्त से पहले निधि इनकॉर्पोरेट हुई है वो कंपनीज एक्ट 2013 के रिस्पेक्ट में इन कंपनीज को, इन दोनों कंपनीज को दे नीड टू गेट इटसेल्फ डिक्लेयर्ड, दे नीड टू गेट इटसेल्फ डिक्लेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद रूल 3A। जो रूल 3A में हम सारा डिक्लेरेशन का प्रोसीजर डिस्कस करते हैं, उसमें NDH-4 वगैरह भी हम फाइल करवाते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये तो सेम है, ये तो पहले भी था, ये May 20 में जब हमने पढ़ाई यही था, विद इन 1 year from the date of incorporation or within a period of 9 months from the date of commencement of the amendment rules। तो 15 अगस्त से 6 महीने पहले पीरियड था, अब ये 9 months हो गया था, राइट। एंड रूल 23B बात क्या करता है, कंपनीज डिक्लेयर्ड एज निधि अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, जिसके अंदर बेसिकली रूल 2A आता है। तो 2A कौन सा है, एवरी कंपनी विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज निधि और म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ 620A ऑफ कंपनी 1956। तो पुराने एक्ट के अंदर अगर आप अवेटेड थे या फिर आपने करा ही नहीं था तो वो ऊपर बात हो जाती है, यहाँ पे वो ऊपर बात हो जाती है, ठीक है। और अगर आपको ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था तो उसके बारे में रूल 23B बात करता है, जिनको NDH फॉर्म फाइल करवाना होता है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में फीस एग्जेम्प्ट होती है। तो नो फीस शैल बी फाइल्ड, नो फीस फॉर फाइलिंग इफ द फॉर्म हैज बीन फाइल्ड विद इन 9 months
विद इन 9 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट रूल्स 2019। तो ये भी सर पहले 6 था कि 6 महीने में अगर आप पहले डिक्लेयर्ड हो 1956 में और अब आप NDH 4 फाइल कर देते हो विद इन 6 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट रूल्स। कमेंसमेंट कब हुई है? 15 अगस्त, ठीक है, ये मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया है। 15 अगस्त 19 के अगर आप 6 महीने में ही फाइल कर देते हो तो उस केस में आपसे कोई फीस नहीं लेंगे, तो 6 का 9 कर दिया है, राइट। सो एक बार क्विकली अगर मैं डिस्कस करूँ तो 3 टाइप्स के बारे में बात कर रही है। एक तो जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर निधि थी उसकी तो यही बात कर ली हमने। एक जो अवेटेड थी पुराने एक्ट में या फिर उसने अभी तक एप्लीकेशन फाइल नहीं करी थी उसकी यहाँ बात कर रही है रूल 2B। और एक जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड थी उनके रिस्पेक्ट में जो फीस एग्जेम्प्ट करते हैं हम उसके रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट है, वो रूल 23B में है। तो ये वाले के लिए आप एक बार जरूर अपना ओरिजिनल मटेरियल May 20 के अमेंडमेंट्स का क्लियर रखना, बिकॉज मैं पूरा का पूरा वो प्रोसेस ऑफ फाइलिंग NDH 4 और वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा, हालांकि ब्रीफली मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, राइट। सो देयर इज एन अमेंडमेंट इन रूल 23A एंड रूल 23B। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, so now let's start with the securities law. SEBI Act में section number 15C which basically talks about penalty for failure to redress investor grievances, उसके अंदर जो SEBI आपसे information मंगवाती है उसके अंदर एक छोटा सा procedural change है, उसके अंदर देख लेते हैं 15C which deals with the penalty of failure to redress investor grievances after the words having been called upon by the board in writing the words including by means of an electronic communication shall be inserted। तो ये कोई खास amendment नहीं है, बोर्ड ने आपसे information मंगवाई in writing, it can be in electronic means also, so इसको छोड़ दो। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 15F which talks about the penalty for default in case of stock brokers। तो स्टॉक ब्रोकर ने अगर एक पर्टिकुलर कुछ गलतियां कर दी तो उसमें उसको पेनल्टी लगती है 15F के अंडर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ये अच्छे से मार्क कर लेना। For clause A which basically deals with respect to contract notes, if he is not issuing the contract notes in the manner and in the form and format specified by the board, तो उस केस में उसकी जो पेनल्टी है पहले 1 लाख लिखा था, लेकिन अब आफ्टर द वर्ड्स 1 लाख बट विच में एक्सटेंड टू ₹1 CR, तो मैक्सिमम 1 CR की जो है वो लिमिट भी लगा दी गई है। तो 1 लाख टू 1 करोड़ तक जा सकती है उसकी पेनल्टी, ओके। तो पहले था 1 लाख बट विच में एक्सटेंड टू, अब वो 1 CR ऐड हो चुका है। 15HA बेसिकली 15HA के बाद एक नया सेक्शन ऐड हुआ है 15HAA पेनल्टी फॉर ऑल्ट्रेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फेलियर टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ द बोर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा खराब किया, वायरस डलवा दिया, डिलीट करवा दिया, अनऑथराइज कॉपीज बना दी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये A to ये सारे जो क्लॉजेस है ये आप एक बार खुद प्लीज़ इसको रीड कर लेना, कोई भी इसमें लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। विदाउट ऑथराइजेशन उसने ये सब गड़बड़ कर दिया, कोई वायरस डलवा दिया, कंटेमिनेंट डलवा दिया, उसके डिसरप्शन कर दिया सिस्टम का, तो उस केस में पेनल्टी कितनी, पेनल्टी बाय हार्ट लर्न कर लेना। पेनल्टी शैल बी मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम इट शैल बी हायर ऑफ ₹10 CR और 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स आउट ऑफ सच एक्ट। ये आप चेक कर सकते हो। पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 10 CR और 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ सच एक्ट विच इज हायर। तो ये पेनल्टी आपको अच्छे से लर्न करनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट फेमा में आपका जो ECB का जो एक मेजर पोर्शन है उसमें आई विल रिकमेंड कि ECB आपको अच्छे से इन डिटेल करना चाहिए। उसके रिस्पेक्ट में आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उसको एक बार टाइम देके अच्छे से कर लेना। कई जन क्या करते हैं उसमें कुछ चार्ट्स वगैरह बनवा के ना उसको छोटा करने की कोशिश करी गई है, वो मत करना। ECB में पहली बार ये अमेंड होकर इतना रेलिवेंट बना है, रिसेंटली ऐड हुआ है, तो एडिक्वेट टाइम एक बार उसको दे दो ताकि पॉइंट सारे आप कैच कर लो। वो वीडियो में पूरा का पूरा आई हैव यूज द ICM मटेरियल प्लस उसको मैंने छोटा इन द सिमिलर मैनर हैंडरिटन नोट्स में कर दिया है, राइट। सो प्लीज़ उसको देखना मत भूलना, वो अच्छे से करना है। वो यहाँ कवर नहीं है, वो लास्ट इसमें ऑलरेडी कवर हो चुका है, वीडियो भी डल चुकी है, यू कैन व्यू दैट। नाउ रेगुलेशन नंबर 4 विच टॉक्स about the exemptions, which talks about the exemptions with respect to declaration। तो वो एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में हमारी एक एग्जेम्पशन ऐड करी गई है। उसमें देखते हैं क्या ऐड किया गया है, देख लेते हैं। re-export of leased aircraft or helicopter or engines or auxiliary power units repossessed by overseas lessor means the lessor who originally owns this particular machines, these type of machines, leased aircraft, helicopter, and he has given to us and we are in the capacity of lessee in India and duly deregistered। जब आया होगा तब रजिस्टर किया होगा, अब मैं उसको ड्यूली डीरजिस्टर करूंगा बाय द DGCA। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इररिवोकेबल डी रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपोर्ट रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन, ये अगर मैंने प्रॉपर फाइल करके
IDERA का फॉर्म दिलवा के उसको डी रजिस्टर करवा के लेसर के पास वापस जा रहा है, री एक्सपोर्ट किया जा रहा है, एंड अंडर केप टाउन कन्वेंशन। केप टाउन कन्वेंशन आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दिस वॉज जस्ट वन ऑफ द एक्ट्स, एक साइन करा गया था फॉर द पर्पज ऑफ ईजी, ये जो हाई वैल्यू असेट्स होते हैं जैसे आपके हेलीकॉप्टर्स हो गए, लीज एयरक्राफ्ट हो गए, इनके इन अलग अलग लोग अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, अलग अलग कंपनीज होती है, इनके बीच में फैसिलिटेशन करवाने के लिए ये केप टाउन कन्वेंशन था। इससे ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट टू द परमिशन बाय DGCA, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फॉर सच एक्सपोर्ट, तो परमिशन मिल गई है, प्रॉपर तरीके से डी रजिस्टर हो चुका है, केप टाउन कन्वेंशन के अंडर है, और ये वापस जा रहा है टू द ओरिजिनल ओनर हु इज द लेसर, जो बाहर है और मैं यहाँ पे लेसी हूँ। तो उस केस में भी आपको रेगुलेशन नंबर 4 एग्जेम्पशन, आपको ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जामिशन में ये नया क्लॉज डल चुका है, राइट। तो ओवरऑल भी आप ये रेगुलेशंस में एग्जामिशन सारी रीड कर लेना, तो बस उससे काम हो जाएगा ये, लेकिन अब ये अमेंडेड है तो इसलिए स्पेशल ध्यान दे देना, राइट। सो नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 9, देखो रेगुलेशन नंबर 9 बेसिकली टॉक्स अबाउट द पीरियड विद इन विच द एक्सपोर्ट वैल्यू नीड्स टू बी रियलाइज। तो इन्होंने ना यहाँ पे जो ये आपका ICAI का टेक्स्ट है, इससे आपकी बात बनेगी नहीं, इससे आपको समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली क्या है। सो व्हाट आई हैव डन, रेगुलेशन 9 पूरा का पूरा यहाँ पे भी एक बार रिप्रोड्यूस करा गया है, आप इसको एक बार अच्छे से रीड करना। मैं आपको स्टिल एक बार इसमें से रेलिवेंट पॉइंट्स मार्क करवा रहा हूँ, जो भी हाईलाइटेड है दिस इज द अमेंडमेंट पार्ट। बेसिकली लिमिट्स चेंज हुई है, ठीक है। देखो, period within which the export value needs to be realized, the amount representing the full value of goods, services, software exported shall be realized and repatriated within 9 months। पहले था सिर्फ 9 months, आगे क्या ऐड करवा दिया, ये वाला पार्ट, within such period as may be specified by the RBI in consultation with government from time to time। लेकिन अगर वेयर हाउस का कंसेप्ट है तो पहले 15 महीने था, लेकिन अब क्या ऐड करवा दिया, 15 महीने और within such period as may be specified by RBI in consultation with the government from time to time from the date of shipment of goods, right। Plus further the Reserve Bank or subject to the directions issued by that bank in this behalf, the authorized dealer, जो भी होगा मतलब बैंक या फिर ऑथराइज डीलर, फॉर अ सफिशिएंट रीजनेबल कॉस्ट एक्सटेंड द सेड पीरियड। तो पहले था 9 और 15 मंथ्स, लेकिन अब सेड पीरियड कर दिया, बिकॉज वी डोंट नो वेदर दैट पर्टिकुलर 9 और 15 मंथ्स मे बी एक्सटेंडेड और नॉट। तो पहले 9 और 15 मंथ्स था, तो ये उसकी कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है, अब हमने सेड पीरियड कह दिया। तो एज सच देखोगे तो अमेंडमेंट में कोई खास वैसे वाली बात नहीं है, बस बोला गया है वो सेड पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है 9 या 15, या फिर एक्सटेंडेड जो RBI करेगा इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट, राइट। फिर इसके अंदर वेयर द एक्सपोर्ट हैज बीन मेड बाय यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्टेटस होल्डर्स जो 1 स्टार 2 स्टार, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स या EHTPs जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एज डिफाइंड इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, देन नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन सब रेगुलेशन 1, ऊपर वाला सब रेगुलेशन को छोड़ दो, द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग फुल वैल्यू of goods or software shall be realized and repatriated within 9 months or within such period as may be specified by the Reserve Bank। तो इसके अंदर जो है सब रेगुलेशन 1 को हमने पूरा इग्नोर करते हैं, और इसके अंदर सिर्फ 9 मंथ्स होता था पहले इन स्पेशल जनों के लिए, वो 9 मंथ्स, और अगेन वही वाला पार्ट जो स्पेसिफाइड बाय RBI इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट, अगेन ये भी एक्सटेंड किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे भी सेट पीरियड है। बाकी ये आप एक बार रीड करके छोड़ सकते हो, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, राइट। Now let's come to the insolvency bankruptcy code। तो IBC का जो हमारा लेक्चर था उसमें सारी की सारी अमेंडमेंट डली हुई थी 1-2 को छोड़ के, तो वो जो अब अमेंडमेंट आ गया है इसलिए हम उसको अच्छे से एक बार ध्यान देंगे, तो उसको मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। बट 95% सारी अमेंडमेंट्स उस वीडियो में ऑलरेडी कवर्ड है, 1-2 जो मैं आपको बताऊंगा कि जो कवर्ड नहीं थी उसके रिस्पेक्ट में मैंने बात करी थी लेकिन करा नहीं था, तो स्टिल मैं यहाँ पे दोबारा आपको करा दूंगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। इन सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन क्लॉज 12, 5 इज विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशंस। तो देखो सेक्शन नंबर 5 का क्लॉज नंबर 12 टॉक्स अबाउट इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। उसके अंदर पहले ये बताया जाता था कि IRP इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसका बेसिकली लिंक है सेक्शन नंबर 16 से। सेक्शन नंबर 16 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ IRP। तो पहले होता था वो विद इन 14 डेज भी अपॉइंट करा जा सकता है, विद इन 14 डेज उसको अपॉइंट करवाना है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट के डेट से, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपका उसी टाइम अपॉइंट हो जाएगा। तो उसमें जब बता रखा था कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट किस दिन से मानी जाएगी, अगर IRP उसी दिन अपॉइंट करवा दिया जिस दिन एप्लीकेशन को एडमिट करा जाएगा तो उसी दिन मान लेंगे, नहीं तो फिर 14 डेज। तो देखो प्रोवाइडेड दैट वेयर द IRP इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज नॉट अपॉइंटेड इन द ऑर्डर एडमिटिंग द एप्लीकेशन इन 7, 9 और 10, 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर, 9 ऑपरेशनल क्रेडिटर, 10 कॉर्पोरेट डेटर itself, the insolvency commencement date shall be the date on which the interim resolution professional is appointed by the adjudicating authority। So if
our adjudicating authority, that is NCLT, is not appointing the interim resolution professional on the date of passing the application admission, the order of admitting the application, then in that case the insolvency commencement date shall start from the date the interim resolution professional is appointed. लेकिन अब वो प्रोविजन ही हटा दिया कि आप बाद में अपॉइंट करवा सकते हो, तो जिस दिन हम एडमिट कर रहे हैं उसी दिन IRP इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी अपॉइंट हो ही जाएगा, तो अब इस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है. सो इट हैज़ बिन ओमिटेड. आई होप दिस इज क्लियर. क्लॉज नंबर 15 बात करता है इंटरिम फाइनेंस के रिस्पेक्ट में. आफ्टर द वर्ड्स ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये ऐड करा गया है एंड सच अदर डेट एज मे बी नोटिफाइड. तो कोई और डेट अगर नोटिफाई करवा दिया गया अमेंडमेंट के थ्रू दैट ये पर्टिकुलर इंटरिम फाइनेंस हम मान रहे हैं, तो मान लेंगे, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. अब देखो सेक्शन नंबर 7 के रिस्पेक्ट में, सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट इनिशिएशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर. उसके अंदर उसका हमने लिंक पढ़ा था 21 सबसेक्शन 6A. अब मैंने वो रेलिवेंट पार्ट यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिया है. 21 सबसेक्शन 6A में क्लॉज नंबर A बात करता है, दिस बेसिकली डील्स विद रिस्पेक्ट टू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स. तो क्लॉज A के अंदर बात होती है सिक्योरिटीज या डिपॉजिट्स, जिसके अंदर जो टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेट होते हैं ऑफ सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स, वो क्लियरली बताती है कि आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन अपॉइंट किया जाएगा. तो एक तो इस वाले क्लॉज में एंड क्लॉज नंबर बी में. क्लॉज नंबर बी में बताया जाता है क्लास ऑफ क्रेडिटर्स अदर देन क्लॉज ए और सबसेक्शन 6. सबसेक्शन 6 क्या था? कंसोर्टियम या सिंडिकेट फैसिलिटी, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था 2-3 बैंक्स वगैरह इन्वॉल्व है, उसको छोड़ के एंड क्लॉज ए को छोड़ के देयर इज अ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ क्रेडिटर्स जो एक पर्टिकुलर नंबर से कम नहीं है. ठीक है, वो नंबर वगैरह आपको लर्न करने की जरूरत अभी नहीं है उस वाले सबसेक्शन में. तो उनकी तरफ से भी एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होता है. तो अगर इन क्लॉजेस के रिस्पेक्ट में अगर बात हो रही है तो एक स्पेसिफिक नंबर हमें चाहिए होता है विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 7, जो उतने मिनिमम लोग जाके एप्लीकेशन फाइल करेंगे. तो ये वो नंबर आपको लर्न करना है, हमारे आईबीसी के लेक्चर में ऑलरेडी कवर्ड है, राइट. तो किसी ने अगर वो वीडियो देखी है तो आपको वो नया नहीं लगेगा. बाकी प्लीज इसको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. इनिशिएशन ऑफ बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो उस वाले रिस्पेक्ट में 100 ऑफ सच क्रेडिटर्स ऑफ सेम क्लास और 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ सेम क्लास. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, प्रोवाइडेड दैट, ये नया प्रोविजो डला हुआ है, प्रोवाइडेड दैट फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रेफर टू इन क्लॉज A एंड B of subsection 6A of section number 21, an application for initiating the CIRP against the corporate debtor shall be filed jointly by not less than 100 of creditors of same class or 10% of the total number of the same class whichever is less. तो ये आप अच्छे से लर्न कर लेना, 100 of creditors of same class और 10% of total number of creditors of same class whichever is lower. आगे अगर पर्टिकुलर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए भी हम बात करें, रियल एस्टेट वाला भी अब हमारे आईबीसी में आ जाता है, तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु आर अलॉटीज अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, तो लिमिट्स बिल्कुल सेम है. आप देखोगे 100 ऑफ सच अलॉटीज अंडर द सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जैसे हम ऊपर सेम क्लास कहते हैं, या फिर 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच अलॉटीज अंडर द सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. तो सेम क्लास की जगह यहाँ पे सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विच एवर इज लेस, राइट. तो यहाँ तक आपको ये कवर्ड है, देख लो. फॉर इनिशिएटिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो, हाँ यहाँ तक आपका कवर्ड है, ये आपके यहाँ तक लिमिट्स कवर्ड है, राइट. तो ये आपको लिमिट्स अच्छे से लर्न करने हैं, 100 ऑफ सेम क्लास या 10% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास. अब इसके आगे क्या बात करी गई है? प्रोवाइडेड दैट वेयर एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द CIRP अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन फाइल्ड बाय ए फाइनेंशियल क्रेडिटर रेफर टू इन फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो, मतलब ऊपर वाले में जो हमने सेक्शन 21 सबसेक्शन 6A क्लॉज A एंड B एंड रियल एस्टेट वालों के लिए जो जो हमने बोला, ये अगर एप्लीकेशन हमने फाइल कर रखी है लेकिन अभी तक एडमिट नहीं हुई है, किस दिन एडमिट नहीं हुई है? कमेंसमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट 2020. इसमें ये एक्ट का जो प्रेसिडेंट असेंट मिला था 13 मार्च से, लेकिन दिस वाज विद इफेक्ट फ्रॉम 28 दिसंबर. तो इसके कमेंसमेंट के दिन अगर एप्लीकेशन पेंडिंग है तो क्या करे? क्योंकि ऊपर वाली लिमिट हो तो बाद में आई है ना, तो उस टाइम शायद वो कंप्लाइंट ना हो. तो आपको हम सुन रहे हैं, आप सुन लो ढंग से, आपको आपका एप्लीकेशन मॉडिफाई करना है आपको आपका एप्लीकेशन मॉडिफाई करना है एंड यू नीड टू कंप्लाई विद दिस पर्टिकुलर स्टेटेड लिमिट्स. आप उतने बंदे लेके आओ. तो देखो, द एप्लीकेशन शैल बी मॉडिफाइड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो विद इन 30 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सेड एक्ट. 28 दिसंबर 2019 से विद इन 30 डेज आपको ये चीज़ मॉडिफाई करनी है. अगर नहीं करी, वी विल अज्यूम दैट यू हैव विड्रॉन योर एप्लीकेशन. टाटा बाय बाय. देख लो, फेलिंग विच द एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी विड्रॉन बिफोर इट्स एडमिशन, राइट. नाउ
सेक्शन नंबर 11 टॉक्स अबाउट पर्सन्स नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन ऐड करी गई है, उसमें कुछ जनों का बता रखा है, जैसे सीआर पे चल रहा है 12 महीने, वो सारी चीज़ें। इफ हमने आपको सेक्शन 11 में प्लेस कर दिया है दैट यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू पुट इन एन एप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट अपना रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, तो उसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेनेशन ऐड करेगी। देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट नथिंग शेल प्रिवेंट द कॉर्पोरेट डेटर इन क्लॉज A to D, 4 क्लॉजेज उसके अंदर डलते हैं, फ्रॉम इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट अनदर कॉर्पोरेट डेटर। जो हमने ऊपर 4 क्लॉजेज डाले हुए हैं, आप अपना मटेरियल रेडी रखो, उसके अंदर A to D आप रिवाइज करो कि आपका CIRP चल रहा है, 12 महीने में लास्ट खत्म हुआ है, या फिर आपने कुछ गलती करी है, या आपका लिक्विडेशन ऑर्डर सारा पास हुआ है, वो सारी डिटेल्स आपको ढंग से दे रखी है। तो क्लॉज A to D में जो बातें कर रखी है वो आपके अपने रिस्पेक्ट में है। अगर आप इफ यू आर फॉलोइंग इन द क्लॉज A to D, यू कैन नॉट स्टार्ट द रिजोल्यूशन प्रोसेस, यू कैन नॉट पुट एन एप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू योर रिजोल्यूशन प्रोसेस। इट डज नॉट मीन दैट आप किसी और के लिए नहीं डाल सकते। तो हमने सिर्फ क्लैरिफाई कर दिया है दैट इट डज नॉट प्रिवेंट, नथिंग शेल प्रिवेंट, मतलब इट शेल नॉट प्रिवेंट द कॉर्पोरेट डेटर जो A और D में रेफर्ड है फ्रॉम इनिशिएटिंग द CIRP अगेंस्ट एनी अदर कॉर्पोरेट डेटर। उसका पैसा कहीं और से फंसा हुआ है, तो उस बंदे का जिससे उसको ड्यू है उसका CIRP तो स्टार्ट करवाया जा सकता है। ओके, सेक्शन 14 में मोरेटोरियम में, सेक्शन 14 में मोरेटोरियम में एक एक्सप्लेनेशन डली गई है, देख लो, इसको रीड करते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। Notwithstanding anything contained in any other law, if a license, permit, registration, quota, concession, clearances या कोई भी grant या right given by central government, state government, local authority, sectoral regulator, कोई भी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड एनी अदर लॉ, मतलब यहाँ तक क्या बोला है, किसी भी प्रॉपर अथॉरिटी ने मुझे कोई भी ग्रांट, लाइसेंस, कोटा दे रखा है, इट शल नॉट बी सस्पेंडेड, इट शल नॉट बी सस्पेंडेड, क्योंकि वो जरूरी है मेरे बिजनेस के लिए। याद है, एसेंशियल गुड्स को भी हम अफेक्ट नहीं करवाते थे, तो ये लाइसेंस और परमिट्स भी मेरे लिए जरूरी है। दो शल नॉट बी सस्पेंडेड विद रिस्पेक्ट टू मोरेटोरियम, क्योंकि मोरेटोरियम सब रोक देता है टेम्पररी अमाउंट के पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बट ये नहीं रोकेगा। शल नॉट बी सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंसॉल्वेंसी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट देयर इज नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ करंट ड्यूज अराइजिंग फ्रॉम द यूज और कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, कोटा, क्लियरेंसेस और एनी अदर ग्रांट और राइट। मतलब सर सिंपल बात, इंसॉल्वेंसी में सेक्शन नंबर 14 का मोरेटोरियम लग चुका है, लेकिन मुझे सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, किसी गवर्नमेंट ने हैज गिवन मी सम लाइसेंस, सम कोटा, सम क्लियरेंस, तो वो मेरा यूज चलता रहेगा बिकॉज इट इज एसेंशियल टू माई बिजनेस, प्रोवाइडेड ऑल द ड्यूज एंड फीस विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर राइट गिवन टू मी आर क्लियर। वो पेड है, उसमें मैंने कोई दिक्कत नहीं करी है, वो पे कर रखा है, तो मेरा लाइसेंस भी चलता रहेगा, लाइसेंस या ग्रांट जो भी है वो मेरा चलता रहेगा। तो आई थिंक वेरी लॉजिकल, इसके अंदर और कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर सबसेक्शन 2 एक नया सबसेक्शन 2A डाला गया है, पहले इससे पहले देयर वाज नो सबसेक्शन 2A। क्या कह रहा है वो सबसेक्शन 2A देख लो। वेयर द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एज द केस में बी कंसिडर्स द सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एंड मैनेज द ऑपरेशंस एज अ गोइंग कंसर्न, देन सप्लाई ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज, सच मतलब जो उसको लग रहा है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को या इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, तो वो शल नॉट बी टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड or interrupted except where the corporate debtor has not paid dues arising from such supply during the moratorium period or in such circumstances as the case may be। अब ये ग्रांट वगैरह को छोड़ो, if the interim resolution professional or the resolution professional thinks that these particular goods or supply of services is extremely necessary to preserve the value of the corporate debtor or to continue the company as a going concern, then in that case he has the authority, the interim resolution professional or the resolution professional has the authority that he will say that this will not be suspended during the temporary suspension period of section number 14 moratorium provided the company, the corporate debtor is paying all the dues related to it। वो सारे के सारे ड्यूज दे रहा है, उसमें कोई भी डीले या कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। दोनों की जो बात निकल के आ रही है इन एसेंस वो यही है कि जरूरी था बिजनेस के लिए, वो हम परमिट्स, वो हम सप्लाईज कंटिन्यू करवाएंगे प्रोवाइडेड कॉर्पोरेट डेटर उन बंदों की पेमेंट दे रहा है। क्लियर। In subsection 3 for following clause that such transactions as may be notified in consultation with the financial regulator,
तो ये एक नया क्लॉज डाला गया है, सच ट्रांजैक्शंस और एग्रीमेंट्स और अदर अरेंजमेंट्स एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल रेगुलेटर और एनी अदर अथॉरिटी। तो ट्रांजैक्शंस की जगह एग्रीमेंट्स, ये उसके रिस्पेक्ट में चल रहा है हमारा विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 14 जो मोरेटोरियम के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस बोली गई थी पहले, लेकिन अब बोल रहे हैं ट्रांजैक्शंस या कोई एग्रीमेंट, कोई भी अरेंजमेंट बेसिकली जो है इसका हम स्कोप बड़ा कर रहे हैं, जो हम मॉरिटोरियम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो स्कोप जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है। तो उसके अंदर एग्रीमेंट अरेंजमेंट भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है। अर्लियर बोला गया था इन कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल रेगुलेटर, अब बोला गया इन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर और एनी अदर अथॉरिटी, और एनी अदर अथॉरिटी। ठीक है, ये एज सच एग्जाम ओरिएंटेड इतनी नहीं है। ठीक है, ओके। सेक्शन 16 ऊपर अभी हमने रिवाइज किया था, इट टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। वो मैंने यहीं पे ये अमेंडमेंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सेक्शन 5 की जब हम डिस्कस कर रहे थे कि फॉर द वर्ड्स विद इन 14 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, हमने डिस्कस किया था कि उसको या तो एडमिशन ऑर्डर ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन के टाइम ही अपॉइंट कर सकती है NCLT या फिर विद इन 14 डेज। अब वो विद इन 14 डेज नहीं, वो कब करेगा? ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट क्या होती है? जिस दिन सेक्शन 7, 9 या 10 का एप्लीकेशन एडमिट किया जाता है। सो NCLT जिस दिन एडमिट करेगी उसी ऑर्डर में इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देगी। ये डीले वीले कुछ नहीं होगा, 14 दिन वाली बात अब भूल जाओ। सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट COC। COC में इन द सबसेक्शन 2 सेकेंड प्रोविजो आफ्टर द वर्ड्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स the words or completion of such transactions as may be prescribed shall be inserted। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो ये फर्स्ट प्रोविजो एंड सेकेंड प्रोविजो क्या होता। फर्स्ट प्रोविजो कहता है विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर हु इज रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर एंड हु इज रिलेटेड पार्टी सोनली ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेट। जैसे बैंक्स लेट्स से HDFC बैंक हैज गिवन लोन टू एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का जो डेट था, एक्स लिमिटेड ने जो डेट लिया गया था, इट वॉज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन टर्म्स ऑफ सम अरेंजमेंट बिटवीन HDFC बैंक एंड एक्स लिमिटेड। नाउ दोज पर्टिकुलर डेट, दैट पर्टिकुलर डेट वॉज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और उन शेयर्स की वजह से ये रिलेटेड पार्टी बन रहा है। तो दिस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज solely ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेट। ठीक है, तो हमने एक्चुअली रिलेटेड पार्टी को ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वोटिंग। वो वोटिंग नहीं कर सकता, वो सब चीज़ें हमने सेक्शन 21 में डिस्कस कर रखी है। तो उस डिस्कशन में उन्होंने बस एक पॉइंट क्या ऐड कर दिया है, इसके बाद कन्वर्जन और कंप्लीशन ऑफ सच ट्रांजैक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। कुछ ऐसी अगर प्रिस्क्राइब कर दी तो उस केस में भी जो है हम रिलेटेड पार्टी वाला प्रोविजन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शंस अभी कुछ ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं है हमारे, ना ही इस पर्टिकुलर अपडेट में कहीं है, तो इतना रेलिवेंट नहीं है वो देखा जाए तो। 29A टॉक्स अबाउट द पर्सन्स नॉट एलिजिबल टू बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। इसको हमने कैसे डील किया था, क्योंकि देखो बोलना आसान हो जाता है कि मैं आपको सिर्फ ऐसे बोल दूं, या क्लास में भी हैव एक्सपीरियंस विद माय स्टूडेंट्स की 29A में बोल दूं पूरा रट लो, ऐसे नहीं रटा जाता। उसमें से हम स्पेसिफिक पॉइंट्स को मार्क करते हैं और उतने की रीडिंग लेते हैं। तो मैंने ये आपको जो हमारी रिविजन लेक्चर था ABC का, उसके अंदर भी रेलिवेंट पार्ट्स रीड करवाए थे। तो मैं आपको उसका उसी रेफरेंस में बताऊंगा कि विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज C विच टॉक्स अबाउट NPA इफ NPA इज फॉर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन टिल द कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। तो अगर 1 साल तक ऐसा वो NPA रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में द वर्ड्स और कंप्लीशन ऑफ सच ट्रांजैक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल बी इंसर्टेड। ये देखो वो कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स के बाद, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स के बाद। तो जो ऊपर हमने सारा कुछ डिस्कस किया अभी बैंक का एग्जांपल की फॉर्म में कि वो सिर्फ और सिर्फ सोनली ऑन अकाउंट ऑफ दिस हुआ है, तो वैसे ही तरीके से यहाँ पे भी ऐड करा गया है। तो इन टोटलिटी आप एक बार रीड करोगे तो देखोगे ये कुछ एज सच प्रिस्क्राइब भी नहीं है। एंड इसी तरीके से क्लॉज J में विच टॉक्स अबाउट सम कनेक्टेड पर्सन, कि मैं कनेक्टेड पर्सन मेरा इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो उसमें भी और कंप्लीशन ऑफ सच ट्रांजैक्शंस इसी के बाद कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स के बाद सर्टेन प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शंस जो ऐड करा गया, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड एज सच कुछ है नहीं, अभी आपको नहीं पढ़ना है, तो वो आप देखोगे तो इतना एग्जाम ओरिएंटेड ये नहीं है, राइट। 32A टॉक्स अबाउट इम्यूनिटी टू कॉर्पोरेट डेटर एंड उसकी प्रॉपर्टी एंड असेट्स के रिस्पेक्ट में। तो 2 सबसेक्शन है, वो इंपॉर्टेंट है। 32A ऐसा पहले कुछ भी नहीं था, तो अमेंड नहीं हुआ, इट हैज़ बीन न्यूली इंसर्टेड। तो वो हम बात करेंगे। अब होता क्या है, कभी कभार आपका रिजोल्यूशन प्लान वगैरह डल जाता है, कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, तो पुराने जो कंपनी थी विच वॉज मैनेज बाय सम अदर पीपल, उसके अगेंस्ट हम कोई भी केस वगैरह नहीं करेंगे, तो उसको बेसिकली हम नए बंदों को इम्यूनिटी दे रहे हैं, पर इसको ढंग से समझते हैं। इसको मैं रीड करवाता हूँ।
after section 32 following 32A, notwithstanding anything to the contrary contained in this code or any other law for the time being in force, the liability of a corporate debtor for an offence committed prior to the commencement of the insolvency resolution process date. तो सबसे पहले तो आप इसका जो है कट ऑफ डेट मार्क कर लो, कट ऑफ डेट अच्छे से मार्क करो कि कोई भी ऑफेंस जो है कब हुआ है, कमिटेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस डेट। मतलब ये सब सिलसिला इंसॉल्वेंसी का स्टार्ट हुआ, इससे पहले का कोई ऑफेंस है, शल सीज। ये देखो पूरा सेंटेंस कहाँ से चलता आ रहा है, लाइबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर वो खत्म हो जाएगी, लेकिन कब खत्म होगी, कंडीशन देखो, एंड द कॉर्पोरेट डेटर शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर सच ऑफेंस फ्रॉम द डेट द रिजोल्यूशन प्लान हैज बीन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन नंबर 31। 30 में सबमिट होता है, 31 में उसकी अप्रूवल वगैरह होती है। इफ the resolution plan results in change in the management or control of the corporate debtor to a person। मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो नया बंदा आया है उसने जो कंपनी ली है, उसने वो मैनेजमेंट ली है ऐसी कंपनी का जिसका रिजोल्यूशन प्लान अभी अभी अप्रूव हुआ है, तो उस बंदे की तो कोई लायबिलिटी नहीं रहनी चाहिए, प्रोवाइडेड वो कौन ना हो। मतलब इफ ये हो गया तो उस केस में इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो वो कौन नहीं होना चाहिए, प्रमोटर और इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और रिलेटेड पार्टी ऑफ सच पर्सन, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। और अ पर्सन विथ रिगार्ड टू हुम द रेलिवेंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी हैज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन इट्स पोजेशन रीजन टू बिलीव दैट ही हैड अबेटेड और कंस्पायर्ड फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस एंड हैज ऑलरेडी सबमिटेड और फाइल्ड अ रिपोर्ट और कंप्लेंट टू द रेलिवेंट अथॉरिटी। मतलब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को लग रहा है कि ये बंदा उसके अंदर मिला हुआ था और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी फाइल कर रहे हैं, फाइल हम कर चुके हैं, है ऑलरेडी वो सबमिट हो चुकी है कंप्लेंट, तो ये बंदा तो साफ नहीं है, ये बंदा इनोसेंट नहीं है, राइट। प्रोवाइडेड इफ अ प्रोसिक्यूशन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग द CIRP अगेंस्ट सच कॉर्पोरेट डेटर, मतलब ड्यूरिंग बिफोर द रिजोल्यूशन प्लान अप्रूवल एंड ड्यूरिंग द CIRP एक ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन हमने इनिशिएट कर दिया है, तो वो हम खत्म कर देंगे। कब खत्म करेंगे, देखो, इट शैल स्टैंड डिस्चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान 31 में जब वो अप्रूव होएगा, सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सबसेक्शन। कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, दैट द न्यू पर्सन रिलेटेड नहीं है, उसका कोई हाथ नहीं था, वो इनोसेंट है, वो नया बंदा है, राइट। प्रोवाइडेड फर्दर that every person who was a designated partner as per LLP or officer in default as defined in Companies Act or was in manner in charge or responsible to the corporate debtor for conduct of its business or associated with the corporate debtor in any manner, तो बेसिकली पहले में हमने क्या बोल दिया, वो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, एंड सेकेंड कंडीशन ही वॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन कमीशन ऑफ सच ऑफेंस as per the report submitted or complaint filed, he shall continue to be liable to be prosecuted for such offence। मतलब वो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, उसका पार्टनर था, LLP का पार्टनर था या ऑफिसर इन डिफॉल्ट था कंपनीज एक्ट के हिसाब से, एंड या फिर वो बेसिकली ही वॉज रिलेटेड टू दी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड ही इज गिल्टी, तो उस केस में तो वो उसके अगेंस्ट हम कंटिन्यू करवाएंगे, उसके अगेंस्ट हम प्रोसिक्यूशन रोकेंगे नहीं, हम इसके अंदर इनोसेंट को इम्यूनिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर नॉटविथस्टैंडिंग दैट द कॉर्पोरेट डेटर्स लायबिलिटी हैज बीन सीज्ड। तो ध्यान से सुनो, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, कंपनी गई नए हाथों में, राइट, कंपनी गई नए हाथों में, जिसके हाथों में गई उसकी कोई गलती नहीं है, तो कॉर्पोरेट डेटर को हटाओ, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट केस नहीं करना है, वो नए बंदे के पास है, लेट देम डू देयर बिजनेस, दे आर इनोसेंट। अब उसके अगेंस्ट जो कॉर्पोरेट डेटर में जिसने असली में काम खराब किया था, जो असली में गिल्टी लोग हैं, वो दोज पर्टिकुलर गिल्टी पर्सन्स, उनके अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन विल बी कंटिन्यूड, राइट। तो उसके अगेंस्ट जो है वो केस हमारा चलता रहेगा, वो अब वो खत्म नहीं होगा, ठीक है, तो वो खत्म नहीं होगा। दोज शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर सच एन ऑफेंस, ठीक है, नॉट विथस्टैंडिंग की कॉर्पोरेट डेटर की लायबिलिटी इसमें सीज हो चुकी है, ठीक है, कंपनी अलग जा चुकी है। सब सेक्शन 2 बात करता है सारी यही बातें, बट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, इसके अंदर हमने उस बंदों की बात करी है, तो देख लो, नो एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन रिलेशन टू ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू द सेम कट ऑफ डेट कमेंसमेंट ऑफ द CIRP ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर वेयर सच प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर द रिजोल्यूशन प्लान अंडर 31। मतलब 31 के प्लान के अंडर उसको कवर करके वो गई है नए बंदे के पास,
which results in change in control of the corporate debtor to a person or sale of liquidation of assets with respect to this code to a person, मतलब नए बंदे के पास मैनेजमेंट कंट्रोल जा रहा है या प्रॉपर्टी जा रही है, वो खुद क्या नहीं था, सेम ऊपर वाली लिस्ट, ही वॉज नॉट अ प्रमोटर और मैनेजमेंट और कंट्रोल और रिलेटेड पार्टी टू सच पर्सन, इन लोगों के साथ उसका कोई नाता नहीं है, नो रिलेशन, ही इज इनोसेंट, और a person with regard to whom the relevant investigating authority has on the basis of material in its possession reason to believe that he had abetted or conspired for the commission and has submitted or filed a report or complaint to the relevant statutory authority. मतलब he is not innocent, he is guilty and the authority has enough evidence that he was involved in the offence and the report or complaint has already been filed with the relevant court or authority. For the purpose of this subsection, it is hereby clarified कि वो action के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, attachment, seizure, retention, confiscation, ये सारी चीज़ें आती है जो हम नहीं करेंगे ऐसे नए जने के साथ. Nothing in this subsection shall be constituted to bar an action, मतलब हम एक्शन नहीं रोकेंगे अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन अदर देन कॉर्पोरेट डेटर और अ पर्सन हु हैज अक्वायर्ड सच प्रॉपर्टी थ्रू CIRP और लिक्विडेशन एंड फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट specified in this section against whom such an action may be taken under any such law as may be applicable. तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई भी एक्शन नहीं रोकेंगे अदर देन द कॉर्पोरेट डेटर और पर्सन जिसने प्रॉपर्टी उठाई है जो किसी और एक्ट में कहीं पे भी कोई भी गिल्टी है. तो सो हम ये नहीं कह रहे कि हम इस एक्ट के थ्रू, इस सेक्शन के थ्रू सबको इम्यूनिटी दे देंगे. नो, हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट डेटर से जिसके पास वो प्रॉपर्टी गई है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 31 जहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है. राइट, प्लस सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 and 2. 1 and 2 हमने ऊपर पढ़ लिया है, 1 उस बंदे के रिस्पेक्ट में, 2 उसके प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में. एंड नॉट विथ स्टैंडिंग द इम्यूनिटी गिवन द कॉर्पोरेट डेटर एंड एनी पर्सन हु मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस under such law as may be applicable to such corporate debtor or person shall extend all the assistance and cooperation to any authority investigating an offence committed prior to the commencement of the corporate insolvency resolution process. So in simple words, just because you are given immunity doesn't mean you will not cooperate or extend cooperation, assistance आप दोगे हमें, assistance and cooperation आपसे expected है. राइट, so this was our section number 32 है. बहुत easy है, बहुत logical है और एक बार अगर समझोगे तो उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये आपको रिप्रोड्यूस करने में आने में मुश्किल है. आई थिंक केस स्टडी के फॉर्म में ऐसा कुछ आ सकता है, बट इसको बाय हार्ट इसको रीड करना. तो इफ कहीं पे भी आपको दोबारा लिखना हुआ, स्टिल आई थिंक यू विल बी एबल टू राइट. राइट, सो नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सेक्शन नंबर 4 विच टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन विच 1 लाख का डिफॉल्ट था. एंड हम पढ़ते थे कि सर ये 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट CG में नोटिफाइड टिल 1 CR. तो ड्यू टू द अवर करंट पेंडेमिक दैट इज गोइंग ऑन, उसके अंदर कम से कम कंपनीज को तंग करना है, तो ये डिफॉल्ट का अमाउंट 1 लाख से 1 करोड़ कर दिया है. सेक्शन नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ पार्ट नंबर 2 CIRP मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट हैज बीन स्पेसिफाइड एज 1 CR. तो ये हमारा डन है. ये सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज ई, सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज ई जिसके अंदर विच रिलेट्स टू द पर्सनल गारंटर्स टू द कॉर्पोरेट डेटर. तो वो उन्होंने जो डेट बताई है 1 दिसंबर 2019 से ये लोग भी IBC के अंडर अब आ जाएंगे, पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स. तो ये डेट ध्यान रख लेना, बस डेट ध्यान रख लेना और ये चीज़ ध्यान रख लेना, पर्सनल गारंटर्स टू द कॉर्पोरेट डेटर. बस इसके अंदर ज़्यादा कोई आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. फिर NBFCs के रिस्पेक्ट में हमने, याद है ये पूरा हमारे रिवीजन लेक्चर में इसका डिस्कशन करा था कि NBFC पे एप्लीकेबल नहीं है एंड कुछ स्पेसिफिक जनों पे एप्लीकेबल है, उसके कुछ रूल्स आते हैं, रूल्स आए हैं, उसके रूल्स जो है वो 2019 के मतलब दे आर एग्जिस्टिंग, बट हमारे कोर्स का पार्ट अभी नहीं है क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी वो स्टेटेड नहीं है. तो देखो, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर 227 द CG इन कंसल्टेशन ऑफ विद द RBI नोटिफाइज दैट द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज विच इंक्लूड्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज विद पर्टिकुलर असेट साइज ऑफ 500 CR or more as per the latest audited balance sheet shall be undertaken in accordance with the provisions of the IBC read with insolvency. कौन से रूल्स? इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स एंड एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स 2019. तो दे आर इन रिलेशन, मतलब पूरा का पूरा ऑन द लाइंस ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ही, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कवर्ड है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कवर्ड नहीं है.
राइट। तो ये हमने पढ़ा था ना, हमने डिस्कस किया था DHFL के केस के रिस्पेक्ट में भी ये थोड़ी सी बातें आई थी, तो वही है ये। लेकिन आपको अभी सिर्फ ये लिमिट लर्न करके रखना एंड ये एक बार नाम रीड कर लेना एंड द एप्लीकेबल रेगुलेशंस, बस मेन तो ये लिमिट ही है। ओके अब एक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमलगेमेशन का ऊपर में डालने वाला था, लेकिन आई हैड टू स्टेट सबसेक्शन 11 एंड 12, छोटा सा अमेंडमेंट है। सबसेक्शन 11 12 अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, वो नया नोटिफाई हुआ है, उसकी डेट नोटिफाई हो रखी है। द डेट इज 3rd February 2020। सो विद इफेक्ट फ्रॉम 3rd February 2020 सबसेक्शन 11 एंड 12 ऑफ 230 कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट्स के बारे में जो बात होती है वो एप्लीकेबल करवा गया है। सबसेक्शन 11 और 12 क्या है वो हैंड रिटन में देख लो फटाफट। एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में इंक्लूड टेक ओवर offer made in such manner as may be prescribed, provided that in case of listed companies the takeover offer shall be as per SEBI regulations। तो ये टेक ओवर ऑफर भी इसके अंदर हो सकता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में, और वो इंक्लूडेड हम मतलब मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ध्यान रखना, अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो टेक ओवर ऑफर शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशंस। अगर किसी बंदे को दिक्कत है इस टेक ओवर ऑफर से तो ही कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, अपने ग्रीवियंसेस लेके जा सकता है, एक्सेप्ट लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज का क्यों नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से जा रहा है, तो उसके अंदर कोई हम ट्रिब्यूनल क्या हमारे पास मत आना। अपार्ट फ्रॉम लिस्टेड कंपनीज, इफ यू हैव एनी ग्रीवियंसेस, इफ यू आर एग्रीव्ड विद दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आप हमारे पास आ जाओ, कोई इशू नहीं है। सो दीज वर आवर अमेंडमेंट्स फॉर आवर लॉ, सीए फाइनल लॉ, ओल्ड एंड न्यू कोर्स दोनों के लिए था। सो आई होप कि ये अब आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड लगा होगा, बिकॉज वी हैवंट कंज्यूम दैट मच टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 60-65 मिनट्स में वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। एंड उसके रिस्पेक्ट में जो जो ज़रूरत लगी कि वो पार्ट आपको रिप्रोड्यूस करके देना चाहिए वो आई हैव गिवन। ये PDF से ही अब आपका काम बन जाएगा। प्रेफरेबली आपको पढ़ना कैसे है, ध्यान से सुनना। आप अपना मटेरियल लेके बैठो, दिस टाइम तक यू आर थॉरो विद द मटेरियल, सो यू कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि क्या अमेंडमेंट में क्या चेंज है, क्या इंसर्ट हुआ है, क्या चेंज हुआ है, क्या इम्पैक्ट है। बिना जाने की कोर्स क्या है, अमेंडमेंट्स को कैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो 2-3 बार करना पड़ता है। फिर एक बार अपडेट करोगे, एक बार समझोगे, एक बार लर्न करोगे। अभी आई थिंक आपका अपडेट भी हो जाएगा एंड लर्निंग भी हो जाएगी, राइट। सो हमारे रिवीजन लेक्चर्स बाकी अब अपलोड हो रहे हैं, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। आई होप दिस वॉज यूजफुल। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी पॉजिटिव while studying. Okay.